हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 7। चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। 6 वीडियो इससे रिलेटेड अपने अपलोड हो चुके हैं, वो वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। लास्ट वीडियो तक जो हमने डिस्कस किया उसकी एक बार अपन ब्रीफिंग कर देते हैं। जल्दी से एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो तक अपन ने क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किए हैं डायमेंशन के एप्लीकेशंस, और अभी तक हम 2 एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में ये था कि किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल इक्वेशन हमें गिवन है, सो हम डायमेंशन की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। फिर हमने लास्ट वीडियो में सेकेंड एप्लीकेशन की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर अगर डिपेंड करती है तो हम उस क्वांटिटी के लिए डायमेंशन की हेल्प से फार्मूला या एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। उससे रिलेटेड 3-4 एग्जांपल्स हमने लिए थे। होपफुली वो बात आप सब बच्चों को समझ में आई होगी। अब उसमें हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे 1%, 5%, 10% मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट है तो इस एग्जांपल से शायद वो डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन पर बात करेंगे, ठीक। तो उसी सीक्वेंस में सेकेंड एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ कि किसी स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, ये वेव से रिलेटेड चीज़ है एक्चुअल में। तो मैं इसके डिटेल में तो बेटा अभी नहीं जाऊंगा, बाकी इतना समझना कि एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ पर डिपेंड है, ठीक है। स्ट्रिंग में जो टेंशन है उस पर डिपेंड है, और मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड है, ठीक है। आई रिपीट द क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। जब मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए तो उसके बाद में आप स्क्रीन को पॉज कर लेना और चेक करके देख लेना कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं किया। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब एन क्या है, एन है फ्रीक्वेंसी। तो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ पर डिपेंड है। एल हो गया लेंथ, टी यहाँ पर टाइम नहीं है बेटा, यहाँ पर टी टेंशन है, ध्यान रखना, और एम है मास पर यूनिट लेंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। इन 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड है, तो हमको फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब एक बार पॉज करके और आप अपनी तरफ से इसको ट्राई करके देखो, फिर मेरा जो सॉल्यूशन है उससे मैच करके देखना। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप तो हमने क्या लिखा कि n प्रोपोर्शनल टू l रेज टू पावर a, t रेज टू पावर b और m रेज टू पावर c, तीनों पर इसी तरह से डिपेंड है। मैं तीनों का एक्सप्रेशन अलग अलग लिखता, कंबाइनली मैंने तीनों को लिख दिया। तो n प्रोपोर्शनल टू l रेज टू पावर a, t रेज टू पावर b, m रेज टू पावर c। प्रोपोर्शनल हटा करके हम इक्वल लेंगे तो कांस्टेंट आ गया k, l की पावर a हो गया, t की पावर b हो गया और m की पावर c हो गया, ठीक। अब हमको डायमेंशंस लिखनी है। एट दिस पर्टिकुलर स्टेप वी विल हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस स्टेप पर ही हमको सबसे ज़्यादा केयरफुल होना है। पहली बात, फ्रीक्वेंसी n क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। डेफिनेटली प्रीवियस क्लास तक आप ये रिलेशन पढ़ चुके हो कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि टाइम पीरियड है टाइम। तो फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशन क्या होना चाहिए, n इक्वल्स टू t-1, और m नहीं है, l नहीं है, तो हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी के लिए ये आ गया। चलो जी, ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया फ्रीक्वेंसी के लिए m0, l0, t-1। k कांस्टेंट उसके लिए कुछ नहीं आएगा, l लेंथ है उसके लिए l1 आ गया पावर में a। t टेंशन, टेंशन क्या है, एक इंटरनल फोर्स है। आगे जब अपन मैकेनिक्स में फोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हमको पता लगेगा बेटा कि फोर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज बनती है। इंटरनल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, अडहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। मतलब एज पर रिक्वायरमेंट हम फोर्स को बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर टाइम बीइंग आप इस चीज़ को इस तरह से समझ करके और याद रख करके चलो कि टेंशन इज अ फोर्स। अभी हमारे दिमाग में केवल इतना होना चाहिए कि टेंशन फोर्स है, तो हम टेंशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला वही लिखेंगे जो फोर्स के लिए लिखते हैं। तो हमने लिखा m1 l1 t-2। अब ये है m, यहां पर गड़बड़ होती है। m को हमने क्या नाम दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। m है तो मास, लेकिन यूनिट लेंथ का मास है। अब m ने बेटा जो ये हमने डिफाइन किया है ना m को, इसके बेसिस पर आप सोच करके देखो कि व्हाट मस्ट बी द यूनिट ऑफ m।
मास पर यूनिट लेंथ, जैसे हम स्पीड के लिए डेफिनेशन देते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यही बोलते हैं ना डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो क्या स्पीड की यूनिट मीटर बनती है, मीटर पर सेकंड बनती है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम स्पीड बोल रहे हैं, तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पर यूनिट में जो क्वांटिटी बोली जाएगी वो अपॉन में आनी चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो टाइम हमने अपॉन में ले लिया और डिस्टेंस ऊपर ले लिया। इन द सेम वे अगर हम मास पर यूनिट लेंथ की बात करें तो ये क्या होना चाहिए बेटा? मास मतलब केजी और पर यूनिट लेंथ का मतलब अपॉन में मीटर। ये एक छोटी सी याद रखने वाली बात है। तो पर यूनिट लेंथ में बात हो रही है, इसलिए आप m के लिए केजी मत बोलना, केजी पर मीटर बोलना। तो अब m के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा m1 अपॉन में आ जाएगा L1। तो क्या मिला? m1 L माइनस 1 और T0। इज दैट क्लियर? तो हमने m के लिए लिख दिया m1 L माइनस 1 T0 और पावर में c। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर 99% स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। तो ये हमने m के लिए डायमेंशन फार्मूला लिखा। अब इसके बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैथ से हमको सॉल्व करना है। तो m0 L0 T माइनस 1, ये l की पावर a इंटू में, अच्छा यहाँ पर पावर में b है, तो m की पावर b, l की पावर b, t की पावर माइनस 2b इंटू में m की पावर c, l की पावर माइनस c, t की पावर 0। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। तो ये हो गया m0 L0 T माइनस 1 इक्वल्स टू, m की पावर चेक करो, m की पावर b है और यहाँ m की पावर c है, सो हम कहेंगे m की पावर b प्लस c। क्लियर हुई बात? l की पावर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर माइनस c है, तो a प्लस b माइनस c। t की पावर चेक कर लो, माइनस 2b प्लस में 0। ठीक, अब पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। अगला स्टेप में यहाँ लेकर के चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। m की पावर्स को कंपेयर किया तो हमने कहा b प्लस सी इक्वल्स टू 0। l की पावर्स को कंपेयर किया तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। t की पावर्स की बात की तो माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आती है b इक्वल्स टू 1/2 और b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 0, सो c इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये c की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो शायद हमारे पास में a की वैल्यू मिले। a प्लस b कितना हो गया 1/2, माइनस c हो गया माइनस 1/2 और इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू माइनस 1। एम आई क्लियर? a b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई। हमारा जो इक्वेशन था n का, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो n इक्वल्स टू k, l की पावर माइनस 1, t की पावर 1/2, m की पावर माइनस 1/2। सो n इक्वल्स टू, इसको k अपॉन l बोल दें, l को अपॉन में ले गए, ये t की पावर हाफ मतलब रूट t हो गया, m की पावर माइनस हाफ को अपॉन में ले जाएंगे तो m की पावर हाफ बनेगी, तो हम अपॉन में रूट m कह सकते हैं। सो n इक्वल्स टू k अपॉन l, रूट में t अपॉन m, ये हमने कंबाइनली रूट लगा दिया तो n का फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में ये आ गया। अब k की एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज़ मिलती है और वो स्ट्रिंग वाले केसेस बनते हैं, उसकी डिटेल में अभी अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है। तो n इक्वल्स टू k अपॉन l रूट t अपॉन m, दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम, एक अच्छा एग्जाम्पल बच्चों मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, क्योंकि इसमें ये मास पर यूनिट लेंथ वाली बात आई है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से आप रीडिंग लगाना। क्वेश्चन को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप ऐसा समझ लो बच्चों कि आपका 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। मतलब क्वेश्चन को सही जज करना, क्वेश्चन को सही समझना, अपने आप में क्वेश्चन का 50% सॉल्यूशन माना जाता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एक बहुत छोटी सी बात होती है, हम अगर उसको स्किप कर जाएंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेना कि m क्या चीज़ है, केवल मास है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो जहाँ पर यूनिट वाली बात आ जाए उसके साथ में जो क्वांटिटी है उसको अपॉन में ले जाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ अपन को समझ में आई होगी। तो ये मैंने सेकंड एप्लीकेशन का एक एग्जांपल और ले लिया।
अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन की, टू कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ बेटा मैं हेडिंग को समझ लेना आप क्या है। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है किसी भी एक सिस्टम में। सिस्टम से मतलब क्या है, MKS, CGS, FPS जो हमने सिस्टम्स ऑफ यूनिट लिए थे। किसी एक सिस्टम में हमको फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है और दूसरे सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा आइडिया भी दिया था कि MKS में गिवन है, CGS में बदलना है, CGS में है, FPS में या MKS में उसको चेंज करना है। हालांकि कन्वर्जन वाली बात हमने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में भी की है और मैं प्रीफर भी यही करूँगा, मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा कि जहाँ पर आप यूनिट्स का कन्वर्जन इजीली वैसे कर सकते हो सिंपल तरीके से कि भाई केजी की जगह ग्राम लाना है, मीटर की जगह सेंटीमीटर लाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कन्वर्जन डिस्कस किया था। अगर उस कन्वर्जन से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो उसी को प्रीफर करो। हालांकि आप कोई भी कन्वर्जन डायमेंशन से भी कर सकते हो। ये चीज़ मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको डिस्कस करने के पीछे रीज़न है कि चैप्टर में इसको मेंशन किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज कन्वर्जन के लिए आप वही नॉर्मल मेथड काम में लो जैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब डायमेंशन से कैसे कन्वर्ट करेंगे उस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करना। फिर अपन एक एग्जांपल से चीज़ को लेकर के चलते हैं कि मान लो किसी बॉडी का मास 2 kg है, हमने एग्जांपल लिया। अब मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी अब कि यार ये किलोग्राम की जगह हमको ग्राम लेकर के आना है, तो हम क्या कहेंगे 2000 ग्राम, यही कहेंगे। सो 2 kg इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम। अब डायमेंशन से कन्वर्जन वाली चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए विद्वान लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू लिखते हो उस वैल्यू में अगर ध्यान से देखा जाए तो दो चीज़ें होती है, एक ये है और एक ये है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऐसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ये है और एक ये है। तो बेटे ये जो वैल्यू होती है इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं और ये जो है ये तो हमारी यूनिट है ही। इधर अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये यूनिट है। अब अलग अलग सिस्टम है इसलिए यूनिट्स के नाम अलग अलग हैं। और आप ध्यान से देखो तो यूनिट का नाम अलग हो गया इसलिए न्यूमेरिक वैल्यू भी अलग हो गई, क्योंकि आपने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया है, इसीलिए 2 की जगह 2000 हुआ है। तो जब आप यूनिट को चेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब हमने एक जनरल रिलेशन की बात की। जनरल रिलेशन की बात कैसे की कि मान लो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसको n1 मान लिया जाए और इधर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको n2 मान लिया जाए, n4 न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसे ही इधर जो यूनिट है kg में उसको u1 मान लिया जाए, u4 यूनिट, और इधर जो यूनिट है उसको u2 मान लिया जाए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। हमारे पास में एक ही रिलेशन बन गया, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ये जो हमारे पास में रिलेशन बना है, दिस रिलेशन विल हेल्प टू कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब जनरल पर बात करते हैं हम। जनरल क्या बात करते हैं कि मान लो किसी एक सिस्टम में हमको वैल्यू गिवन है, हमको नहीं पता कि कौन सा सिस्टम है, हमको नहीं पता। तो जनरल अगर हम बात करें तो जिस सिस्टम में हमको वैल्यू गिवन है उसमें हमने यूनिट को u1 मान लिया। मतलब किसी एक को गिवन मान लो, u1 को गिवन मान लो और u2 वो मान लो जो हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लो जो गिवन है वो उसमें u1 है, सिस्टम का नाम हमको मालूम नहीं, तो हमने जनरल ये मान लिया कि उस सिस्टम में मास के लिए तो m1 है, लेंथ के लिए l1 है और टाइम के लिए t1 है, जिस भी सिस्टम में हमको वैल्यू गिवन है। अब आप कहोगे कि सर वो सिस्टम तो MKS है, आपने कहा MKS है, तो मैं कह दूंगा फिर m1 को kg ले लो, l1 को मीटर ले लो, t1 को सेकंड ले लो। तो जनरल अगर बात करें तो मैंने m1 l1 t1 मान लिया। अब आप सिस्टम को जब डिफाइन कर देंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिस्टम, कि सर हम तो CGS में बात कर रहे हैं, CGS में गिवन है, तो हम m1 को क्या बोल देंगे ग्राम, l1 को बोल देंगे सेंटीमीटर, t1 को बोल देंगे सेकेंड। अभी हम जनरल लेकर ये चल रहे हैं कि जिसमें वैल्यू गिवन है उस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम के लिए m1 l1 और t1 मान लो। एक बात। दूसरी बात, अब जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डायमेंशनल फार्मूला आएगा। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, मान लो हम तो स्पीड की बात कर रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम स्पीड के लिए बोलेंगे m0 l1 t-1। अब हमने यहाँ m1 l1 t1 मान लिया,
पावर में क्या आना चाहिए, 0, 1 और -1। हम स्पेसिफिकली ये वैल्यूज बेटा तभी बोल पा रहे हैं जब हमको क्वांटिटी मालूम है कौन सी है। अब मैं अगर आपसे जनरल बात पूछूं तो आप क्या कहोगे कि ठीक है फिर इनकी पावर में A, B और C मान लो। अभी और एक्सप्लेन करूंगा इसको, A, B और C, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आया सर कि एक्चुअल में ये आपने क्या लिखा हुआ है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई U1 = M1A, L1B, T1C, हम तो ये बोल रहे हैं। आपने कहा सर मैं तो MKS में बात कर रहा हूँ और मैं स्पीड के लिए बात कर रहा हूँ। आप मुझे दो इन्फॉर्मेशन देंगे, एक तो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देंगे, एक क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग बेटा इनको क्या बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा अच्छा आप MKS की बात कर रहे हो तो फिर M1 की जगह kg लिख लो, L1 को मीटर लिख लो, T1 को सेकेंड लिख लो। और आप स्पीड की बात कर रहे हो तो फिर A की जगह 0 ले लो, B की जगह 1 ले लो और C की जगह -1 ले लो। ये मैंने तो जनरल लिखा है, आपकी जो क्वांटिटी है, आपका जो सिस्टम है, आप उसके अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों के नाम रख सकते हो। तो इस तरह से हम ABC भी लिख सकते हैं, M1, L1, T1 भी लिख सकते हैं। अब जो दूसरा सिस्टम है उसमें हमने U2 माना, तो उसमें हमने क्या मान लिया, M2, L2, T2। अब मान लो वो CGS है, CGS है तो हम क्या बोलेंगे, ग्राम, सेंटीमीटर और टाइम लिख लो। और पावर डायमेंशन वही आएगी A, B और C। अब यहाँ पर भी हमको एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप सोचेंगे सर देखो आपने यूनिट्स तो 1 और 2 में लिए, मतलब M1 को M2 कर दिया, L1 को L2 कर दिया, T1 को T2 कर दिया। यूनिट्स के सफिक्स में तो आपने 1 और 2 लगाया है, बट डायमेंशंस में तो आपने A1, B1, C1, A2, B2, C2 ऐसे नहीं लिखा सर। ये तो ABC ही लिखा है आपने दोनों बार। क्यों? बहुत ध्यान से बेटा अगर आप देखो तो अगर मैं स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखूं या इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखूं तो आप मुझे बताना क्या डायमेंशंस चेंज होंगी। आप मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड को लिखोगे तो भी 0, 1 और -1 बोलोगे, पावर में मतलब डायमेंशन 0, 1 और -1 बोलोगे। और इसको अगर आप सेंटीमीटर पर सेकंड में लोगे तो भी आप इसको 0, 1 और -1 ही बोलोगे। तो डायमेंशन पर यूनिट के सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, चाहे आप MKS में, CGS में, FPS में, किसी में भी लो, डायमेंशंस तो 0, 1 और -1 होंगी स्पीड के लिए बात करो तो। इसीलिए हमने दोनों बार ABC रखा। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार रिपीट कर लेना इस वीडियो को। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमने लिखा N1, U1 की जगह लिख दिया M1A, L1B, T1C इक्वल्स टू N2। U2 की जगह हमने लिख दिया M2A, L2B, T2C। क्लियर? मान लो N1 हमको गिवन है, N2 हमको चाहिए, तो हमने लिखा N2 इक्वल्स टू N1 M1A, L1B, T1C और अपॉन में क्या आ गया, M2A, L2B, T2C। ये आ गया। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, N1, अब देख बेटा M1 की पावर है और M2 की पावर है तो हम दोनों को कंबाइन ही लिख लेना, M1 अपॉन M2 पावर A। ऐसे ही हम लिख लें L1 अपॉन L2 पावर B। ऐसे हम लिख लें T1 अपॉन T2 पावर C। तो ये हमारे पास में N2 का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कि N2 इक्वल्स टू N1 और ये ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। ये हमारे पास में N2 का एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम काम में ले करके N2 को मतलब दूसरे सिस्टम में, जिस सिस्टम में हमको वैल्यू चाहिए वहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस एक्सप्रेशन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये जो हमारा वीडियो है केवल इसी पर फोकस्ड है कि भाई N2 का ये जो एक्सप्रेशन बना है ये किस तरीके से बना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम डाल दीजिएगा। अब इसको यूज़ में कैसे लिया जाता है उससे रिलेटेड एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में केवल इस चीज़ को देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड केवल क्वेश्चंस की बात करूंगा कि कैसे एक सिस्टम में गिवन वैल्यू को दूसरे सिस्टम में अपन कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। N2 का जो एक्सप्रेशन है उससे अपन कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलते हैं, बाय।